गाइस, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए बच्चा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। एक बार कंफर्म कीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। और एक बार जोरदार तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे सारे बच्चे। आपको पता है बच्चा, क्लास में हम कुछ बहुत ही डेली बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि आपके इन्हीं क्लासेस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। जो भी आपके क्वेश्चन आए, वो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं क्लास में आपके लिए वो क्वेश्चन लेके जाऊं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है क्वेश्चन समय सेलेक्ट करने के लिए। सो प्लीज सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि उससे डेली क्लास की समय से नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ बच्चा, इसका एक और फायदा होता है, कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो वो भी आप लोग उसके बारे में भी आप लोगों को पता लग जाता है। ठीक है जी, चलिए एक बार और आप लोग प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करेंगे। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन फ्लड इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ऑपरेशन फ्लड इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है, बताइए जी। ऑपरेशन फ्लड इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है? मांस, दूध, मछली, या फिर बच्चा आपका पुष्प उत्पादन, या फिर आपका पुष्प उत्पादन, बताइए। ऑपरेशन फ्लड इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है? भाई आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, आज आप लोग का थोड़ा सा 1 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो गई है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। कई बार लेट भी तो शुरू होती है ना, तो आज थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है कि नहीं? संख्या अभी मुझे थोड़ी सी आपकी कम दिखाई दे रही है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक करेंगे सारे बच्चे। देखो, जब क्लास शुरू होना यार, 1000 बच्चा मिनिमम होना चाहिए देखो क्लास में, तब लगता है टीचर को कि हमारी मेहनत पर बच्चा सच में बिलीव करता है। तो ऑपरेशन फ्लड बच्चा आपका किससे संबंध रखता है? आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे रखता है बच्चा? आपका दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत किस ग्रंथि से है, या डायस्टेज एंजाइम इनमें से कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? डायस्टेज एंजाइम इनमें से कौन सी ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर से आपकी सीक्रेट करती है, बताइए। मैम थैंक यू बच्चा। तो कौन सी ग्रंथि है बच्चा आपकी? जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है बच्चा, वो आपके डायस्टेज एंजाइम को रिलीज करती है। हमारे हार्ट के अंदर कितने वॉल्व होते हैं, बताइए। हमारे हार्ट के अंदर कितने वॉल्व होते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। हमारे हार्ट के अंदर कितने वॉल्व होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कितने वॉल्व होते हैं और कितने चैम्बर होते हैं, ये भी आप लोग बताएंगे। हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं और आपके कितने वॉल्व होते हैं? तो बच्चा 4 चैम्बर होते हैं आपके और 4 वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन सी सेल्स है हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं? हमारे शरीर के अंदर इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, या न्यूट्रोफिल, या फिर आपका न्यूट्रोफिल, बताइए। हमारे शरीर के अंदर इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती हैं? फटाफट आंसर करेंगे। तो कौन सी कोशिकाएं हैं? आपको पता है WBC, यानी कि जिसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ, साइंस में बहुत ज्यादा हिंदी टर्म्स नहीं होती। हालांकि हम इसको श्वेत रुधिर कोशिकाएं लिख सकता था यहाँ पर एग्जामिनर, लेकिन देखो उसने ल्यूकोसाइट्स को ही हिंदी में लिख कर दे दिया है। इसीलिए बोलती हूँ, साइंस में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश टर्म्स याद करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि बच्चा एग्जामिनर इंग्लिश शब्द को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये टर्म्स जाननी होंगी। ओके जी, कौन सी होती है बच्चा आपकी? ल्यूकोसाइट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए इनमें से हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कोई भी वस्तु यदि आपकी समुद्र के अंदर डूब गई है तो इनमें से किस यंत्र का उपयोग करके आप उसका पता लगा सकते हैं? सोनार, ऑल्टमीटर, क्रेस्कोग्राफ, या पायरोमीटर। सोनार, ऑल्टमीटर, क्रेस्कोग्राफ, या फिर आपका पायरोमीटर, बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। महाराणा प्रताप मैम, एक बार मेरा नाम ले लीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया भाई, चलो ले लिया नाम। नाम लेने से क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं होता भाई। काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले। आप लोग जो यहाँ पर लिखते हो ना, मैम मेरा नाम ले लीजिए, मैम मेरा नाम ले लीजिए, मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग काम ऐसा कीजिए कि
एक दिन दुनिया आपका नाम ले। ठीक है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम इनमें से किसका, आपका सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्टमीटर हम लोग हाइट के लिए, क्रैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए, और पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उच्च ताप के लिए। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है, बताइए। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन या आयोडीन, बताइए। समुद्री खरपतवार में इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार के अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चा? आयोडीन पाया जाता है। लाइक का रेशो बहुत कम है क्लास में, ऊपर से आंसर देने वालों की संख्या बहुत कम है क्लास में, जो बिल्कुल भी मेरी क्लास में तो एटलीस्ट ये टॉलरेबल नहीं होता है ना। सो प्लीज सारे बच्चे एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे क्लास को। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो एटलीस्ट लाइक जरूर करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे रोज बोलती हूँ, कोई मूवी नहीं चल रही है आपकी कि आपको इंटरवल के बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो आप उसे छोड़ के चले जाएंगे बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बाहर जाकर कोई रिव्यू देना है या आपके लिए कैमरामैन खड़े होंगे, आपकी सिंपल सी बात है, क्लास चल रही है, इंटरेस्ट नहीं भी आएगा तो भी आपको लेकर आना पड़ेगा। ओके, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, बताइए। क्लोरोफिल के अंदर इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम? क्लोरोफिल के अंदर इनमें से आपकी कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल के अंदर इनमें से आपकी कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा बच्चा? मैग्नीशियम पाया जाती है। मिनीमाटा रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण? मिनीमाटा डिजीज इनमें से किस एलिमेंट के कारण होती है? मिनीमाटा डिजीज इनमें से किस एलिमेंट के कारण होती है? फटाफट बताएंगे। मिनीमाटा डिजीज इनमें से किस एलिमेंट के कारण होती है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी क्विकली आंसर करेंगे। मिनीमाटा रोग इनमें से किसके कारण होता है आपका? यदि आपकी पानी के अंदर या खाने के अंदर मरकरी की अमाउंट बढ़ जाएगी तो ये मिनीमाटा रोग हो जाता है। इसमें बेसिकली ये बीमारी बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। बच्चे बोलने की और सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी, हैप्नोलॉजी या एंटोमोलॉजी? या फिर बच्चा आपका एंटोमोलॉजी, बताइए। जिसमें हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, साइंस की उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी आपका क्या होता है बच्चा? ऑर्निथोलॉजी होता है आपका क्या? पक्षी विज्ञान। ठीक है, क्या होता है बच्चा? आपका पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट बताएंगे। मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसमें हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर या इनमें से कोई नहीं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एपीकल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालन और विटीकल्चर होता है क्या? अंगूर की खेती। ठीक है, विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती। मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे आपने देखा होगा ना, मैम मेरे फेस पे बहुत पिंपल है, मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो एक्चुअली में उसके लिए डॉक्टर नहीं, हमको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलना चाहिए, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डर्मो भी बोल देते हैं। ओके, कि मुझे डर्मो को विजिट करना है, इस तरह से हम लोग बोल देते हैं। यानी कि जो हमारी स्किन के रिगार्डिंग डिजीज होती है, पिंपल्स होना, ब्लैक पिगमेंटेशन होता, या स्किन पर, हाथ पर, कहीं पर कुछ भी एलर्जी टाइप में होना, तो हम लोग किसको दिखाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। तो डर्मेटोलॉजी क्या होती है बच्चा? आपकी स्किन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी ये भी बताया था। कार्डियोलॉजी होता है बच्चा क्या? आपका हार्ट, जिसमें हम आपकी हार्ट की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। बताइए, इनमें से हमारे शरीर में आरबीसी कहां पर बनती है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? यानी आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में इनमें से कहां पर होता है? फटाफट बताइए। आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में इनमें से कहां पर होता है? बताइए जी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, तो मैंने आपको बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे शरीर में कहाँ बनती हैं? बोन मैरो। और बोन मैरो में भी कौन सी में? रेड बोन मैरो में बनती हैं। लाल अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। नाशपाती, नाशपाती का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है? बताइए। नाशपाती का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है? फटाफट बताइए। नाशपाती का खाने योग्य भाग इनमें से आपका कौन सा होता है? गुद्देदार पुष्पासन। ठीक है, क्या होता है बच्चे? आपका जो उसका पूरा का पूरा फ्रूट होता है। अनार का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? अनार का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? बताइए।
तो अनार का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है बच्चा आपके? उसके जो रसीले बीज होते हैं, छिलका थोड़ी ना खाते हैं, उसके रसीले बीज खाते हैं। नींबू का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? बताइए, नींबू का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके सबको पता होता है यार, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है। देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से आपके क्या होते हैं, जो सबको पता हो, एक आम बात हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे। तो सबको पता है कि नींबू का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, उसके जो आपके सरीले रोम होते हैं, बीज। भैया कौन खाता है नींबू के बीज? नींबू के बीज कौन खाता है भैया? बीज तो वैसे भी नहीं खाते थे यार, बचपन में याद नहीं है जब हम लोग अगर किसी चीज का बीज खा जाते थे तो पता नहीं भाई, देखो तुम्हारे स्कूल में ऐसी बातें होती थी कि नहीं? हमारे स्कूल में क्या बोलते थे कि अगर किसी भी चीज का बीज वगैरह अगर हमने खा लिया, पेट के अंदर चला गया, तो बच्चे बोलते थे कि अब पेट में से ना पेड़ निकलेंगे। तो रात भर ना टेंशन के मारे नींद नहीं आती थी, यार मेरे पेट में पेड़ कितना बड़ा हो गया होगा, पेट को बाहर निकल आएगा फोड़ के ऐसे, ठीक है। और पता है दिमाग में क्या होता था? दिमाग में ये होता था कि पेट में से मतलब हमारे पेट में से पेड़ तो बाहर आ जाएगा, लेकिन हम लोग मरेंगे नहीं, हम लोग फिर भी जिंदा रहेंगे। बस टेंशन ये होती थी कि यार पेड़ ऐसे बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये टेंशन होती थी, है ना। अब पता नहीं भाई आप लोगों के बचपन में कैसी बातें हुई थी, हमारे बचपन में ऐसी बातें होती थी कि अगर बीज खा लिए तो पेट में से पेट के अंदर से आपका पेड़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसके रोम खाते हैं, छिलका नहीं खाते भाई, जो उसके सरीले रोम होते हैं वो खाते हैं। केले का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है? बताइए, केले के खाने योग्य भाग इनमें से आपका कौन सा होता है? तो सिंपल सी बात है, छिलके को छोड़कर आप लोग उसका मिडिल पार्ट भी खाते हो और अंदर वाला भी, ठीक है। यानी कि आपका ए और बी यहाँ पर दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। भिंडी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बताइए, भिंडी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भिंडी का खाने योग्य भाग, तो भिंडी को क्या करते हैं हम? छिलके के सहित ही खाते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी होता है भिंडी को अलग से छिलके के अलावा उसमें फिर कुछ बचा क्या, ठीक है। तो उसको पूरा फल ही खाते हैं। क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम इनमें से किस रोग का कारण हो सकता है? बताइए, क्लास्ट्रीडियम के कारण इनमें से आपका कौन सा रोग हो सकता है? क्लास्ट्रीडियम के कारण इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? बहुत सारे बच्चों को तो हो सकता है ये शब्द प्रोनाउंस ही ना हो रहा हो, इसीलिए बोलती हूँ, हिंदी टर्म्स नहीं होती। क्लास्ट्रीडियम को हिंदी में क्लास्ट्रीडियम ही कहा जाता है। ओके जी, तो क्लास्ट्रीडियम क्या है? बेसिकली ये आपका एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया आपका जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होते हैं, जो दूषित जल और पानी होते हैं, उसके अंदर बच्चा ये आपका पाया जाता है। दैट्स मीन कि आपको इसके कारण कौन सा बच्चा आपका क्लास्ट्रीडियम टिटनाई, सॉरी बच्चों, वो आपका सैल्मोनीला था, इसका कारण होगा आपका टिटनेस। सुनिए, ये आपका पाया जाता है जो आपका गंदी मिट्टी होती है, ठीक है। गंदी मिट्टी के अंदर ये बेसिकली आपका बैक्टीरिया पाया जाता है। जो मैं आपको कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर बता रही थी वो बेसिकली आपका टाइफाइड था। टाइफाइड का बैक्टीरिया आपका सैल्मोनीला टाइफी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में पाया जाता है, और ये बेसिकली आपकी जो दूषित मिट्टी होती है उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। समटाइम्स ये आपका एयर के अंदर भी पाया जाता है। यदि आपके शरीर में चला गया तो आपको टिटनेस हो जाएगा। टिटनेस होने के टिटनेस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें आपका जो लोक हो सकता है, मतलब जो लोक का मतलब होता है कि नीचे वाला जबड़ा जो है बच्चा, ये आपका लोक हो सकता है। अब हमारे माउथ के अंदर मूवेबल हड्डी कौन सी है? ये नीचे वाला जबड़ा ही है। अगर यही इंसान का लोक हो गया तो इंसान खाना नहीं खा पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, तो इंसान को आपका क्या होगा, कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पक्षियों में प्राय अंडाशय की संख्या यानी ओवरी की संख्या कितनी होती है? बर्ड्स के अंदर ओवरी कितनी पाई जाती है? बताइए, बर्ड्स के अंदर ओवरी आपकी कितनी पाई जाती हैं? 2, 3, 1 या 4? फटाफट बताइए, बर्ड्स के अंदर ओवरी की संख्या कितनी होती है? तो बच्चा बर्ड्स के अंदर ओवरी आपकी कितनी पाई जाती है? ओवरी आपकी एक ही पाई जाती है। नहीं, मैक्सिला ये वाली होती है, ऊपर वाली हड्डी मैक्सिला, नीचे वाली हड्डी मैंडिबल होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक इनमें से कौन सा है? क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक इनमें से आपका कौन सा है? जिंक, मैग्नीशियम, यूरिया या ऑक्सीजन? क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक इनमें से कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक, बेटा हाँ बिल्कुल, डबल वैलिडिटी आपकी ऑन हो चुकी है। उसके बारे में हम लोग क्लास के लास्ट में बात करेंगे कि डबल वैलिडिटी का क्या फायदा होता है। सो प्लीज, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा क्लास पर फोकस करेंगे।
क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक इनमें से कौन सा होता है बच्चा? आपका मैग्नीशियम। कौन सा होता है बच्चा? आपका मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में लिंग ग्रंथियों के लिए यानी कि गोनेड्स ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो ये मैं आपको शायद विटामिन का क्वेश्चन डेली ही अपनी क्लास में लेके आती हूँ, क्योंकि बेटा यदि कहीं एक नंबर की भी साइंस आएगी, या तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन डिजीज से, या फिर बच्चा आपका विटामिन से। विटामिन के केमिकल नेम, उनसे होने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, सोर्सेज भी नहीं पूछे जाते हैं, ये भी बच्चा मैं आपको बता देती हूँ। तो विटामिन ई, क्या बच्चा आपका विटामिन ई जो है, यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो इनफर्टिलिटी आ सकती है, मेल एंड फीमेल दोनों में ही। विटामिन ई का केमिकल नेम आपका क्या होता है बच्चा? टोकोफेरोल। क्या होता है इसका केमिकल नेम आपका? टोकोफेरोल। ठीक है, ओके जी। विटामिन डी का केमिकल नेम आपका क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलासिया। ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नेम आपका क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का केमिकल नेम आपका क्या होता है? रेटिनोल। इसकी कमी से जीरोफ्थैलेमिया और क्या बच्चा आपका? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि सूरज ढलने के बाद इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, सूरज ढलने के बाद इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण इनमें से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? हमारे शरीर में कौन सी ग्लैंड्स है जो बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है? हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो बीपी को कंट्रोल करने में हमारे शरीर की मदद कर सकती है? तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, वो हमारे शरीर में किस चीज में मदद कर सकती है? हमारे शरीर के बीपी को, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में मदद कर सकती है। हमारी छोड़ी हुई सांस में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन इजी है। देखो, जब क्वेश्चन पढ़ा हुआ ना हो उसको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे, यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, मतलब हमें क्या पता होगा अब हमारे कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मैं अपनी पेड क्लासेस में इसी तरह की चीजों पर फोकस करती हूँ। मैं अपनी पेड क्लासेस में आपको कोई भी बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े थ्योरेटिकल चीजें नहीं समझाती हूँ। शायद जितना अभी आपको अपनी स्क्रीन पर लिखा दिखाई देता है उससे भी कम मैं अपनी पेड क्लासेस में कंटेंट लिखने के लिए आपको अवेलेबल कराती हूँ, क्योंकि मेन कंसर्न होता है कि आप लोग समझें। समझ लोगे तो बच्चा लिखने का काम आप अपने आप खुद पे खुद कर लोगे। देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं यानी कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो पहला आप लोग पता है क्या गलत बोलते हो? मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग आप क्या बोलते हो कि मैम ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, जो गलत है। अब इस कमरे में जो एयर है वो एयर ही मेरी बॉडी के अंदर जा रही होगी, यानी कि हम लोग एयर ही इनहेल करते हैं और एयर ही एक्सहेल करते हैं। और इस एयर के अंदर आपकी नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, ऑक्सीजन होती है आपकी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन होती है आपकी 78%, मतलब जितनी नाइट्रोजन आपके शरीर में गई है एज इट इज बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन होती है 16% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4 से 5%, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाती कम है लेकिन निकलती ज्यादा है ना, लेकिन बाहर ज्यादा निकलती है। तो आपको अपना ऑप्शन दिख गया होगा यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज निकलती है आपकी? 4 से 5%। कितना? 4 से 5%। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जब आप लोग 3D मूवी देखने जाते हो तो आपको एक स्पेशल टाइप का चश्मा दिया जाता है ना, तो उस चश्मे में हम इनमें से कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन से लेंस का? आपका बाईफोकल लेंस का हम लोग उसके अंदर इंतजार करते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बताइए?
बेरी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? आज यार सुबह ना बड़ी एक अच्छी लाइन दिमाग में आ रही थी कि बर्बाद है हमें बर्बाद करने वाले, बर्बाद है हमें बर्बाद करने वाले, और आबाद हैं वो लोग जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की थी। जैसा कि पता है एक्चुअली होता क्या है, जब भी कभी कोई तुम्हारे साथ में कोई छोटी मोटी चीज का बुरा कर दे, मान लिया देखो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, थोड़ा सा जेलसी होता है, उसने उस किताब से पढ़ा था, मुझे नहीं बताया कि इस वाली किताब में अच्छा कंटेंट था, और आप लोग उस चीज को ना पर्सनली लेके बैठ जाते हो। किसी भी चीज को ना कभी पर्सनली लो ही मत, इमोशंस पर उस चीज को आने ही मत दो, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी है कि समय जो है ना उसके अंदर बहुत पावर है, समय के अंदर बहुत पावर है। और बेटा जब समय जवाब देता है फिर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई तुम्हारा बुरा सोचता है, कोई तुम्हारा बुरा करता है, दैट्स मीन कि बच्चा कहीं ना कहीं समय को सब कुछ पता है, किसी और को पता हो या ना हो, डेफिनेटली समय को सब कुछ पता है, और जब समय बोलेगा तो फिर किसी के बोलने की जरूरत नहीं होगी। तो बेरी इसमें से क्या होता है बच्चा, आपका विटामिन B1। विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है, विटामिन A के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, E के कारण इनफर्टिलिटी, विटामिन C के कारण स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? यानी इनमें से कौन सी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हीलियम। इनमें से कौन सी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती? तो देखो सिंपल सी बात है, हीलियम क्या है बच्चा, हीलियम हमारे एटमॉस्फेयर में आपकी नहीं, एक मिनट, क्लोरीन नहीं पाई जाती, सॉरी बच्चों, क्लोरीन लगाएंगे आप लोग, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैसेस में अदर्स में आ जाती है। ठीक है, ये आपकी थोड़ी बहुत लिटिल अमाउंट में पाई जाती है, बट क्लोरीन नहीं पाई जाती। ऊर्जा की इकाई क्या है बताइए, इनमें से कौन सी इकाई आपकी ऊर्जा की है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? ऊर्जा की इकाई इनमें से कौन सी है? वॉट, किलोवाट, किलोग्राम या शक्ति? तो खैर होगा ही नहीं ऑप्शन में, बताइए फटाफट बताइए। ऊर्जा की इकाई इनमें से कौन सी है बच्चा? आपकी किलोवाट जो है ये किसकी बच्चा? आपकी ऊर्जा की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए। प्लैटिनम, जर्मेनियम, यूरेनियम या आपका जिंक। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका यूरेनियम का। किसका बच्चा? यूरेनियम का। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का विकास या इन्वेंशन इनमें से किसने किया था? मिसाइल का विकास या इन्वेंशन इनमें से किसने किया था बच्चा? आपका वोल्टर बोर्न और वॉन बर्नर ने किया था। ठीक है, डोर्न और बर्नर के नाम से आप लोग याद रखेंगे। एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ज्यादा नहीं पूछा गया। गुलाबी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है बताइए। गुलाबी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है बच्चा? आपका झींगा उत्पादन से। किससे है बच्चा? आपका झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस इन द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी सेल्स हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं? इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं? फटाफट बताइए। कौन सी कोशिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं? बीमारियों से लड़ने में, बहुत बढ़िया। बीमारियों से लड़ने में कम से कम थोड़ी देर पहले इसी तरह का कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसमें WBC ऑप्शन में नहीं था। बीमारियों से लड़ने में ल्यूकोसाइट्स यानी WBC होती हैं जो हमारे शरीर की मदद करती हैं। भैया इतना इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाता है तुम लोगों को कई बार। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? यानी इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? आपका चावल, सेब या आपका मूंगफली? बताइए।
इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है? तो किसके अंदर? ग्राउंड नट यानी मूंगफली के अंदर बच्चा आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें हम लोग कीड़ों का यानी कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपका सिंपल सी बात है, एंटोमोलॉजी, या फिर बच्चा आपका क्या? कीट विज्ञान। देखो बहुत बार वो आपको लिख के दे देगा हिंदी में, लेकिन बहुत बार वो आपको क्या देगा? हिंदी में भी इंग्लिश शब्द को ही ट्रांसलेट करके देगा। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स क्या है बताइए? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? तो हाइड्रोपोनिक्स आपकी क्या है? एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बिना मिट्टी के भी पौधों को उगाते हैं, और ऐसा बहुत सारी जगह किया जा रहा है, इवन इंडिया में भी, कि आपके बहुत सारे ऐसे पूरे प्लांट बनाए जाते हैं जहां पर पौधे को बिना मिट्टी के उगाया जाता है, उसको ग्रो कराया जाता है। बेसिकली सब्जियों वगैरह के लिए ये आपकी टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल की जाती है प्लांट्स के अंदर, कि सब्जियों की आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ सके। डॉल्फिन्स इनमें से किस फाइलम में आते हैं? फिश में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में या मैमल्स में? बताइए। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या मैमल्स? डॉल्फिन्स इनमें से किसमें आपके इंक्लूड किए जाते हैं? तो डॉल्फिन्स और व्हेल के अंदर आपका 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, इसीलिए हम इनको किसमें इंक्लूड करते हैं? आपका मैमल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेम फॉर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आपके 3 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन एलिगेटर और क्रोकोडाइल, घड़ियाल और मगरमच्छ के अंदर 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, इसीलिए बच्चा हम उनको किसमें इंक्लूड करते हैं? आपका मैमल्स में। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड, हल्दी को हम लोग पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? हल्दी को हम लोग पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हल्दी को हम लोग पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? आपका रूट से यानी जड़ से। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आंत के अंदर पानी को स्टोर कर सकता है? इनमें से कौन सा जानवर है जो अपने शरीर में आंत में पानी को स्टोर कर सकता है? देखो हम सब ने बचपन से एक चीज सीखी थी कि ऊंट जो होता है अपने कुभड़ में पानी को स्टोर करता है, जो कि गलत होता है। ऊंट अपने कुभड़ में पानी को स्टोर नहीं करता है। कुभड़ के अंदर, इसके हम्प के अंदर होता है फैट, बल्कि ऊंट जो होता है अपनी इंटेस्टाइन के अंदर या आरबीसी के अंदर, कुछ लिटिल अमाउंट में आरबीसी के अंदर ये आपका पानी को स्टोर करता है। इसीलिए ऊंट बहुत दिनों तक आपका पानी पिए बिना भी रह सकता है, क्योंकि ऊंट अपने शरीर के अंदर पानी को स्टोर कर लेता है। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए, अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी दवाइयां बनाने में भी करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि यार अफीम एक ड्रग्स है ना, एक ड्रग है। तो ड्रग का मतलब बेसिकली दवाई होता है, और ये बेसिकली दवाइयाँ बहुत सारी, इसीलिए हम इन सब चीज़ों की कभी भी प्रोडक्शन पर रोक नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में हम लोग अफीम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अफीम जो होती है उसको हम पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? लेटेक्स फ्रॉम अनराइप, अपरिपक्व लेटेक्स से हम लोग अफीम को प्राप्त करते हैं। Which part of the animal cells is called power house of cell? जंतु कोशिका के किस भाग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, बताइए। कोशिका का ऊर्जा घर इनमें से किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर इनमें से किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है बच्चा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव शरीर में यानी किसी भी अडल्ट के अंदर बोन्स की संख्या कितनी होती है? बताइए। किसी भी अडल्ट के अंदर बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो बच्चा अडल्ट के अंदर बोन्स की संख्या कितनी होती है? आपकी 206। और ये 206 हड्डियां हमारे शरीर में 2 पार्ट में, बच्चों में होती है 300, बच्चों के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम।
एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारे शरीर की उन हड्डियों को गिना जाता है जो हमारे शरीर में एक से दूसरे पर जुड़ी होती हैं, जैसे कि हमारे सर से लेकर आपके पैल्विक तक रीजन, आपके सर की, गर्दन की, आपकी रिब्स, आपकी क्या बच्चा पीछे की आपकी रीढ़ की हड्डी, ये सब आपके किस में काउंट होती हैं? एक्सियल में। अपेंडिकुलर यानी हमारे अंगों में उपस्थित वो हड्डियां जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं, उनको हम किस में? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आपका काउंट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? बताइए जी। हमारे शरीर के अंदर आपका ब्लड कितने लीटर पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर आपका ब्लड कितने लीटर पाया जाता है? जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि भाई देखो ये इतना गंदा रेशो ना क्लास में जचता नहीं है कुछ, है ना। जचता ही नहीं आंखों में कोई, ये इतना गंदा लाइक का रेशो है ना, बनता है भाई। ओके, तो क्या बच्चा आपका कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है बच्चा आपका? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर आपके ब्लड को प्योर करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डायलिसिस, ऑस्मोसिस, आपका हीमियोलाइसिस या पैरालिसिस, या फिर आपका पैरालिसिस? बताइए। हमारे शरीर के अंदर ब्लड को प्योरीफाई करने का, शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डायलिसिस बोलते हैं। क्या बच्चा? डायलिसिस कहा जाता है। मानव गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? मानव गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? बताइए। यूरिया, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या आपका कैल्शियम सल्फेट? हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है वो इनमें से किस केमिकल कंपाउंड का बन सकता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। किसका बच्चा? कैल्शियम ऑक्सलेट का। चलिए, इनमें से सिकल सेल आपकी एक बीमारी होती है, सिकल सेल आपकी एक बीमारी होती है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, हमारे खून के अंदर पाई जाती है। कौन से टाइप की सेल्स में ये बीमारी देखी जाती है? WBC में, थ्रोम्बोसाइट्स में, रेड ब्लड सेल्स में या हमारे प्लाज्मा के अंदर? तो बेसिकली देखो, किसी भी हेल्दी पर्सन की जो RBC की शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, डंबलाकार होती है। जिसको आपका क्या सिकल सेल एनीमिया होता है, उसको क्या बच्चा? उसकी जो RBC होती है उसकी शेप कुछ हाफ मून में चेंज हो जाती है, यानी अर्धचंद्राकार उसकी आपकी क्या बन जाती है बच्चा? RBC की शेप हो जाती है, जिस बीमारी को हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। और ये भी बेसिकली आपके एक क्रोमोसोमल डिजीज में ही काउंट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में मदद करता है? इनमें से कौन सा विटामिन है हमारे शरीर का जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है? बताइए। कौन सा विटामिन है बच्चा जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है? आपका विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम आपका क्या होता है बच्चा? फाइलोक्विनाइन होता है। क्या होता है आपका? फाइलोक्विनाइन होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई का होता है आपका टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स और स्कर्वी एंड बेरी इनमें से किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी बेसिकली मैच करना है इनमें से किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। सारी बीमारी मैं आपको आज की ही क्लास में करा चुकी हूं, सो ये क्वेश्चन एटलीस्ट सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से और बेरी रोग होता है आपका किसका? विटामिन बी की कमी से। किससे बच्चा? विटामिन बी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा आपका एक प्लांट हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा आपका एक प्लांट हार्मोन नहीं है? फटाफट बताएंगे। साइटोकाइनिन, एथिलीन या आपका गिब्रेलिन? गिब्रेलिन जो आपका हार्मोन है बच्चा वो एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की विड्थ बढ़ाने में मदद करता है। एथिलीन आपका एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट्स के अंदर
नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में मदद करता है। बोलते हैं ना, ये तो डाल का पका हुआ आम है। डाल का पका हुआ आम यानी एथिलीन ने उसको डाल पर लटके लटके पकाया है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम लोग अपने कमर्शियल पर्पस के लिए फ्रूट्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी आपका फ्रूट होता है, जैसे मान लिया आम है, तो आम की पेटी बनाई जाती है, उसमें आम आपने रख दिए, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड की पुड़िया बनाकर ऐसे हम लोग रख देते हैं और ऊपर से पानी का छिड़काव करते हैं। तो यहाँ से एक गैस निकलती है जिसका नाम है आपका एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस जो है ये फलों को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करती है। साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन में मदद करता है। लेकिन इंसुलिन जो है बच्चा, ये तो आपका क्या है, एक ह्यूमन हार्मोन है, यानी आपका मानव के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है, जिसको हमारे शरीर में पैनक्रियाज यानी अग्नाशय बनाता है। अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहां पर प्रेजेंट होती हैं बीटा सेल्स, जो इस हार्मोन को बनाने में हमारे शरीर की मदद करती हैं। प्लांट विच ग्रो ऑन सेलाइन सोल्स आर जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट्स या आपका सेक्युलेंट तो होना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, 3 में से आप लोग सही आंसर करेंगे। प्लांट विच ग्रो ऑन सेलाइन सोल्स आर, जो लवणीय भूमि में आपके पौधे उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट तो बच्चा रेगिस्तान में उगने वाले जीरोफाइट्स। सलाइन यानी आपकी एल्कली सॉइल्स में सलाइन सॉइल्स में उगने वाले जो आपके बच्चा पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? आपके हेलोफाइट। और हाइड्रोफाइट जो नॉर्मल पानी की जगह पर होते हैं। ठीक है, चलिए, मछलियां सामान्यतः किस प्रकार सांस लेती हैं या इनमें से किस पार्ट से सांस लेती हैं? स्किन, गिल्स, नोज या फिन्स? मछलियां कैसे रिस्पायर करती हैं? जब तक इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल विजिबल नहीं कराने वाली, क्योंकि कितनी बार तो मैं ही बता चुकी हूँ कि मछलियां आपकी कैसे रिस्पायर करती हैं। बताइए, मछलियां सांस कैसे लेती हैं? नहीं भाई, अभी भी क्लास में कम से कम 400-300 ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं। डेली का एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछती हूँ क्लास में, और क्यों पूछती हूँ, जो बच्चे रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं वो इसका रीजन भी जानते हैं कि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछती हूँ आप सबसे, कि आप लोग इस समय मुझे कहाँ से लाइव देख रहे हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोग मुझे कहाँ से लाइव देख रहे हैं। तो मछलियां आपकी कहाँ से सांस लेती हैं बच्चा? मछलियां आपकी गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेती हैं। अगर पूछा जाए मछलियां कहाँ से सांस लेती हैं तो आप लोग लगाएंगे गिल्स से। रेप्टाइल्स पूछा जाए तो आप लोग लगाएंगे लंग्स से। यदि पक्षी पूछा जाए, बर्ड्स पूछा जाए तो कहाँ से? आपके लंग्स से सांस लेते हैं। ओके जी। यदि आपसे एम्फीबियंस यानी उभयधर्मी पूछा जाए तो जब पानी के अंदर होते हैं तो गिल्स से, जब जमीन पर होते हैं तो लंग्स से, और जब हाइबरनेशन में होते हैं तो अपनी स्किन से लेते हैं। तो अपनी स्किन से ये लोग बच्चा आपका सांस लेते हैं। ओके जी, क्लियर सारे हो गए। ह्यूमंस यानी हम लोग किससे सांस लेते हैं? मैमल्स सांस लेते हैं किससे बच्चा? आपके लंग्स से। किससे बच्चा? आपके लंग्स से हम लोग रिस्पायर करते हैं। चलिए, सुगर प्रेजेंट इन DNA, महाराष्ट्र से, यूपी से, खड़गिया से, गुजरात से, उड़ीसा से, ठीक है, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, मिर्जापुर से, पटना से, ठीक है, गोरखपुर से, बिहार से, आरा से, अग्रतला से, अरे बाप रे, अग्रतला बहुत बढ़िया भाई, अयोध्या से, बहुत बढ़िया। चलो, आपको पता है इस क्वेश्चन का जो इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर सिर्फ 50% बच्चों ने दिया है। जो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि ये 50% बच्चे तुम्हारे कंपटीशन में ही नहीं है, और ये 50% बच्चे एग्जाम में जाकर भी पजल रहेंगे एज इट इज कि आंसर करूं या ना करूं। जो आप लोग 50-50 में फंसते हैं वो वही बच्चे होते हैं जो क्लास के अंदर आंसर करने से डरते हैं। अरे ऑफलाइन क्लास थोड़ी है, ये बताओ भाई। ऑफलाइन क्लास में तो मान लिया टीचर ने खड़ा कर दिया, हाँ भाई बताओ इसका आंसर क्या है, और आपसे नहीं बताया गया तो आपको लगेगा यार 2000 बच्चे बैठे हैं, 2000 बच्चों में मेरी बेइज्जती ना हो जाए। यहाँ कौन सा आपका कमेंट कौन ही पढ़ रहा है? गलत हुआ है, सही हुआ है, वो आपको पता होता है। अगर गलत हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ठीक करने की कोशिश करोगे, और यदि सही हुआ है तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमने इस क्वेश्चन को ठीक कर दिया तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं।
इस चीज को ऐसे आप लोग समझा करो। तो डीएनए के अंदर आपकी कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी बच्चा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। मानव शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? हमारे शरीर के अंदर कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? हमारे शरीर के अंदर कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? बताइए, हमारे शरीर के अंदर कितनी जोड़ी आपकी पसलियां पाई जाती हैं? 12, 14, 10 या फिर बच्चा आपका 11? हमारे शरीर के अंदर इतना बेसिक क्वेश्चन है, अब आप लोग खुद सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। कौन सी हड्डी होती है हमारे शरीर के अंदर जो सारी पसलियों को जोड़े रखने का काम करती है? उसका नाम होता है आपका टाई बोन। इसका नाम होता है टाई बोन, या जिसको हम स्टेरनम भी बोलते हैं। आगे की तरफ हमारी पसलियां सारी स्टेरनम से जुड़ी होती हैं। अब पसलियां कैसे हैं? पसलियां हमारे शरीर में आई थिंक इस तरह से राउंड शेप में है कि आगे से कहां आपकी पीछे कमर तक जाई होती है। तो कमर पे आपकी कहां पर जुड़ी होती हैं? आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? यदि मैं आपसे पसलियों से और आपका बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो बच्चा, ये एक हड्डी है जो हमारी हड्डियों को, सारी पसलियों को जोड़ के रखने का काम करती है। 7 होती हैं हमारे अंदर ट्रू रिब्स, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स होती हैं। 8, 9, 10 को हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और 11 और 12वें नंबर की जो आपकी पसलियां हैं वो होती हैं क्या बच्चा? आपकी फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरती हुई पसलियां। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? बताइए, हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? फटाफट आंसर करेंगे। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इलाहाबाद से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है भैया। कल भाई मैच हुआ था आपका, ठीक है। हालांकि मुझे मैच बहुत कम पसंद है, लेकिन यार मतलब कल मैच था आपका, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का और पाकिस्तान की टीम का। आपने शायद ना देखा हो, क्योंकि आप लोग जो है ना, जिसमें कोहली बल्ला बजाता है, रोहित खेलता है, उसको मैच को देखते हो। लेकिन यार मुझे जो इंडियन क्रिकेट टीम जो होती है, लेकिन लड़कियों वाली, वो मैच देखने में मजा आता है। और कल हमने जीत भी हासिल की, ठीक है। हमारी जो लड़कियां हैं भाई, उन्होंने जीत भी देखो हासिल की। तो एक समय मैं कल बैठ के ऐसे घर पे बात कर रहे थे कि भाई देखो, एक समय ऐसा होता था कि जब एक भी नहीं होता था, कोई बेचारी खाली स्टेडियम में खेल रही होती थी और कोई टीवी पर भी उनका मैच नहीं देख रहा होता था। आज देखो, उन्होंने अपनी मेहनत से इतना नाम कर लिया, इतना काम कर लिया कि कल स्टेडियम में भी काफी लोग थे। पूरा तो भरा हुआ नहीं था, खैर मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन काफी लोग थे। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो भाई सिंपल सी बात है, मेहनत लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज फिर मैंने दिन में देखा कि जैसे आईपीएल होता है ना आपका, वैसे ही अब आपका वुमेन आईपीएल भी शुरू होने वाला है। तो उनकी ऑक्शन लगाई जा रही थी, उनकी बोली लगाई जा रही थी कि भाई ये इतने करोड़ में बिके हैं, ये इतने करोड़ में बिके हैं। जैसे मेंस का होता है, वैसे ही वुमेन्स का भी अब आपका शुरू होने वाला है ना। तो लड़कियां अब किसी भी फील्ड में लड़कों से पीछे नहीं है। वैसे बराबरी का कोई सेंस ही नहीं बनता, पर छोड़ो कभी और बात करेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन, क्या बच्चा आपका? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है बच्चा? हमारे शरीर में खून का रंग लाल किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण पाया जाता है हीमोग्लोबिन। लेकिन इस हीमोग्लोबिन का तो रेड कलर होता ही नहीं है। इस हीमोग्लोबिन का तो बच्चा आपका कलर कैसा होता है? तो पर्पल रंग का होता है। ये आपका बैंगनी रंग का होता है। तो फिर हमारे खून का रंग लाल कैसे है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या बच्चा आपका? हीमो, जिसका मतलब होता है आयरन, और आयरन भी किस फॉर्म में? फेरस की फॉर्म में। और एक होता है ग्लोबिन, जो कि आपका एक प्रोटीन है, जो कि क्या है बच्चा? आपका एक प्रोटीन है। तो जैसे जैसे आयरन में ऑक्सीजन मिलता जाता है, वैसे वैसे ये अपना कलर चेंज करता है और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? आपका रेड कलर में। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है? खाना पचाने में इनमें से कौन सा एंजाइम हमारे शरीर की मदद नहीं करता? तो कौन सा बच्चा? आपका गैस्ट्रिन एंजाइम है, जो हमारे शरीर की मदद नहीं करता। द सोर्स ऑफ विटामिन डी इनमें से हमें कहां से प्राप्त होता है? विटामिन डी इनमें से हमें कहां से प्राप्त होता है? फटाफट बताएंगे। तो विटामिन डी हमें कहां से? आप लोगों का एक ही कॉमन आंसर, धूप से, है ना। जबकि धूप से हमें विटामिन डी नहीं प्राप्त होता। अब बताइए, धूप से हमें विटामिन डी नहीं प्राप्त होता। ध्यान से सुनेंगे, आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे पालक के अंदर पाया जाता है, ठीक है, आपका ब्रोकली के अंदर भी पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे रिच सोर्सेज होते हैं जिनके अंदर विटामिन डी आपका पाया जाता है। ये विटामिन डी जो भी हम खाना खाते हैं वो शरीर में हमारे खाना जाता है, लेकिन
जब तक सूर्य की किरणें, धूप की किरणें हमारे शरीर पर नहीं पड़ेंगी ये एक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए बोल देते हैं कि विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है, बट एक्चुअली में विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त नहीं होता है। हम जो खाना खाते हैं उसी में आपका विटामिन डी होता है, लेकिन ये इकलौता विटामिन है जब धूप की किरणें पड़ेंगी तो एक्टिव हो जाएगा। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनको बनाने में विटामिन डी मदद करता है। बोलते हैं ना हड्डियों में दर्द है, धूप में बैठ जाओ थोड़ा ठीक हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है? इतना इजी क्वेश्चन है, 2 बार तो मैंने ही कराया ये आपको, बताइए। बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से बच्चा? विटामिन ए की कमी से। बेसिकली आपको मैच करना है रिकेट्स, बेरी, आपका नाइक्लोफिया और आपका एनीमिया, इनमें से किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो बहुत ही इजी है। देखो रिकेट्स आप सबको पता है विटामिन डी, बेरी सबको पता है विटामिन बी की कमी से होता है। आपका एनीमिया किसकी कमी से होता है बच्चा? एनीमिया ये आपका किसकी कमी से होता है? डेफिनेटली बच्चा आपका किसकी कमी से होता है? आपका आयरन की कमी से। किसकी कमी से होता है भाई? ये आपका आयरन की कमी से होता है। तो आपका यहाँ पर इसको ठीक करेंगे आप लोग। ये बेसिकली आपका जीरो ऑफ थैलेमिया है, टाइपिंग एरर है, जीरो ऑफ थैलेमिया। तो जीरो ऑफ थैलेमिया यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आंख में आंसू नहीं बनते, वो आपका बेसिकली विटामिन ए की कमी से होता है। आपने नॉर्मली गांव देहात में ऐसा सुना होगा, हे भगवान तूने मुझे इतने दुख दे दिए कि मेरी तो आंख में आंसू ही आने बंद हो गए, है ना। तो आंख में आंसू नहीं बनते मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी है। तो उनको बोलना अम्मा भर भर के खूब गाजर खाओ, खूब विटामिन ए वाली चीजें खाओ, तो आपको आंसू फिर से आने शुरू होंगे। आप आराम से बैठ के इत्मीनान से रो लिया करना, ठीक है। तो यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा? जीरो ऑफ थैलेमिया। इनमें से कौन सी किरणें हैं जो रेडियोधर्मी पदार्थ से आपकी निकलती रहती हैं? एक रेडियोधर्मी पदार्थ से इनमें से कौन सी आपकी किरणें निकलती हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज को सिक्रीट करते रहते हैं, वो क्या होते हैं? आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। चलिए, पार्टिकल विच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसका कंपैरिजन हम लोग इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं? पॉजिट्रॉन का, या फिर आपका बीटा पार्टिकल का, फोटोन का, या मेसोन का? इनमें से किसका कंपैरिजन हम लोग आपका बीटा से कर सकते हैं? तो किस इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं? बीटा पार्टिकल का। यदि आपके किसी भी एक एक्स एलिमेंट से, आप लोग याद रखेंगे एक एक्स एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 92 और मान लेते हैं 286, मान रही हूं मैं ये, ठीक है। आप लोग ये मत बोलना कि ये तो आपने गलत लिख दिया। 286 इसका क्या है बच्चा? मान लिया आपका ये यहाँ पर कोई इसका एक एलिमेंट है। यदि इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी। और यदि इससे आपका एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो आपके एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाएगी और एटॉमिक मास जो होगा वो एज इट इज निकलेगा। और गामा निकलने पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, आपका कोई बदलाव नहीं होता। तो अल्फा का कंपैरिजन हम लोग किससे करते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल से। बीटा का कंपैरिजन करते हैं नेगेटिव पार्टिकल से, और आपका गामा का कंपैरिजन करते हैं किससे बच्चा? आपके न्यूट्रल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? Which of the following element is non radioactive? इनमें से कौन सा आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? इनमें से कौन सा आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? तो बच्चा कौन सा नहीं है? जिरकोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। रेडियो धर्मिता के मापन के लिए प्रयुक्त एक उपकरण इनमें से कौन सा है? इनमें से किसका इस्तेमाल करके हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं? तो GM काउंटर, गीगर मूलर काउंटर आपका बच्चा वो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। अब बच्चा देखो, यदि आप लोग मेरी मेंटोरशिप में MTS में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन चाहते हैं, इस बार आपके MTS 2 होने वाले हैं, दूसरा अभी आपका आ जाएगा मई में, ठीक है, क्लियर जी। जून में, मई या जून जब भी है आपका वो अड्डा 24/7 वेबसाइट विजिट करेंगे, ऑल कोर्स या 3 डॉट्स आपको दिखेंगे अपने मोबाइल में।
ठीक है। यहाँ पर बच्चा आप लोग एसएससी सेलेक्ट करेंगे और एसएससी एमटीएस। तो बच्चा ये आपका एमटीएस का जो महापैक है, एक आपका लेटेस्ट बैच है जो आपका अभी 10 फरवरी से शुरू हुआ था। वाई 446 कोड लगाकर ये आपको कितना 490 रुपए में मिल जाएगा, 480 या 90 में। बट आई प्रेफर कि आज डबल वैलिडिटी जब ऑन है तो आप लोग ये एसएससी एमटीएस का महापैक लेंगे और कूपन कोड एक ही लगाएंगे वाई 446। कितना? वाई 446। मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कूपन कोड से मिलेगा। मात्र 900 या 800 कुछ का मिल जाता है एप्लीकेशन से, 880 या 70 का आपको मिल जाता है। जैसे ही आप लोग ये कूपन कोड लगाएंगे, बिना कूपन कोड के आप लोगों को 4000 का मिलेगा। ठीक है जी, कितना बच्चा? 880 रुपए के करीब का ये आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपको पता है एमटीएस की किताबें मार्केट में नहीं है अवेलेबल, जो भी आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है। बुक्स पर आप लोग क्लिक करेंगे, ये सारी किताबें आपके एमटीएस के लिए हमने डिजाइन की है। लेकिन यहाँ पर एक तो आपको करंट अफेयर्स तो लेना है ही भाई। देखो 80-90 रुपए की आपको किताब मिल जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी बताती हूँ। ये सारी किताबें हैं, इनमें से देखो बेस्ट किताबें जो है बच्चा मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी। ये जो आपकी 3 किताबें हैं ये एक्चुअली मैंडेटरी हैं, ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। वैसे भी न्यू आपके एग्जाम मतलब एग्जाम में ज्यादा समय आपका बचा नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपके जो कर चुके हैं क्लासेस वो रिवीजन में लगे हुए हैं, तो आप लोगों को रिवीजन के लिए प्रैक्टिस किताबों की जरूरत होती है। तो बच्चा आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये जैसे हमारी लेटेस्ट किताब है, 15 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं न्यू एग्जाम पैटर्न पर। जैसे आपका मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई है उस हिसाब के क्वेश्चन सेट किए हैं। बाय नाउ पर क्लिक करोगे, हम पांचों टीचर्स की बहुत मेहनत लगी है। जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तभी से हम लोग इस किताब पर काम कर रहे थे। कूपन कोड लगाएंगे वाई 446S, तो मात्र 165 रुपए में, मात्र 165 या एप्लीकेशन से 150 रुपए में ये आपको किताब आपके घर पर डिलीवर की जाएगी। कहीं लेने नहीं जाना, आपके घर पर ये किताब पहुंच जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारे पिन कोड पर अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आपके आसपास जो भी नियर बाय सिटी है, आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, आप बच्चा वहां पर ये उनका एड्रेस डाल दीजिए, कोई ना कोई आता जाता रहेगा और इस किताब को जैसे ही डिलीवर हो जाए मंगवा लेना। लेकिन बेस्ट किताब है, वैसे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एज इट इज जैसे भी हमारी पांचों की फोटो लगी हुई है वैसे ही आपके घर पे पहुंचेगी। तो एक्चुअली हम लोग जब तैयारी कर रहे थे हमारे अंदर बहुत क्रेज था कि यार टीचर की फोटो लगी हुई किताब हम लोग लेके आते थे। तो एक ये होता था कि जब हम उस किताब को ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे रख लेती थी अपनी टेबल पे, जब देखते थे ना तो वो टीचर की सारी बातें हमारे दिमाग में ना रिकॉल होती थी कि आज सर ने हमें ये समझाया था, आज मैम ने हमें ऐसे मोटिवेट किया था, ऐसे पढ़ना है, नहीं नहीं हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इस तरह की चीजें आती रहती हैं, है ना। तो ये ऐसे ही फोटो लगी हुई आपके घर पर पहुंचाई जाएगी। लेकिन डिस्काउंट के लिए एक ही आप लोग कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे वाई 446S। तो भैया आपकी डबल वैलिडिटी ऑन है एक तो, ठीक है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ, अपने दोस्तों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ। ठीक है, ओके जी। कूपन कोड क्या है? वाई 446, वाई 446। जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे आप लोगों को मात्र 800 कुछ रुपए में ये बैच एमटीएस का महापैक, जो 2 साल के लिए सारी टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक, सारे बैच, रिवीजन, क्रैश कोर्स जो भी आएंगे वो सब इसमें आपको फ्री में मिलते हैं। यूं समझो जैसे इंटरनेट रिचार्ज करा दिया, बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। 2 साल तक फ्री, 2 साल तक, एक नहीं 2 साल तक। वाई 446 कोड लगाएंगे एसएससी एमटीएस महापैक के लिए, क्योंकि आज जब आपको महापैक इतना सस्ता है तो सेपरेट बैच में तो यार फिर क्या ही वो करना। और वाई 446S कोड लगाएंगे टेस्ट सीरीज के लिए और बुक्स के लिए। पूरे प्लेटफॉर्म से कुछ भी चीज परचेज करने के लिए ये 2 कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाने में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो डबल वैलिडिटी का पूरा पूरा फायदा उठाना है, किसी भी कीमत पर आपको चूकना नहीं है। ठीक है जी, चलो बच्चा, अब जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं उनसे सुबह 9:30 बजे मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। What kind of new ways the